प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिकता का किस ढंग से विकास हुआ। अंग्रेज़ों द्वारा बोया गया विष बीज था, वह धीरे धीरे एक पेड़, एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो रहा था। और परिणाम यह हुआ विद्यार्थियों कि मुसलमानों में जब कट्टरपंथी लोग आगे आ गए, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, देश में दंगे हुए, कत्लेआम हुआ, मंदिर तोड़े गए, दुकानें जलाई गईं, महिलाओं पर बलात्कार हुए और ज़बरदस्ती धर्मांतरण हुआ हिंदुओं का इस्लाम के अंदर। खासकर जो निम्न जाति के हिंदू थे, उनको इस्लाम के जो भी धर्म प्रचारक थे, किसी को लालच दे करके, किसी को दबाव डाल करके, किसी पर अत्याचार करके, भय से ये एक माहौल बना। प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदुओं में भी कट्टरपंथी लोग आगे आ गए। हिंदू महासभा की स्थापना हो गई 1915 में। 1927 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हो गई और हिंदू जो युवक हैं उनको हथियार चलाना सिखाया जाने लगा, प्रशिक्षण उनको दिया जाने लगा और इस प्रकार से हिंदुओं में भी एक कट्टर विचारधारा का जन्म हुआ। जो हिंदू, चाहे हम प्राचीन काल देखें चाहे मध्यकाल देखें, जो हिंदू एक सहृदय, सबका स्वागत करने वाले, सह अस्तित्व की भावना रखने वाले, सर्वे सुखीन की भावना रखने वाले, विश्व बंधुत्व की भावना रखने वाले, वो हिंदुओं में एक समूह कट्टर हो गया। विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ते हैं। गोलमेज सम्मेलन के काल में जिन्ना मुस्लिम राजनीतिक विभाजन से बड़े निराश हुए और इतने निराश हो चुके थे जिन्ना कि उन्होंने इंग्लैंड में ही वकालत करके शेष जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया था। अब उन्होंने भारत को छोड़ने का मन बना करके इंग्लैंड में बसने का मन बना लिया था, परंतु कुछ तो ब्रिटिश सरकार की नीतियों के द्वारा और कुछ स्वयं नई राजनीतिक चेतना के प्रभाव के कारण मुस्लिम को संगठित होने में एक यूं कहें सहायता मिली। ब्रिटिश नीतियों में 1932 का सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड का निर्णय मुस्लिम कट्टरपंथियों के लिए महत्वपूर्ण था। सैद्धांतिक एकता देने वाली योजनाओं में एक तो मोहम्मद इकबाल का नाम लिया जाएगा, मोहम्मद इकबाल की थी। इस योजना में उन्होंने पश्चिमोत्तर भारत के मुस्लिम बहुल राज्यों को भारत के संघ राज्य की एक इकाई के रूप में कल्पना की थी। उनकी योजना का रूप अमूर्त था। व्यवहारिक दृष्टि से अधिक पुष्ट और राजनीतिक दृष्टि से पृथकतावादी योजना इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के द्वारा प्रस्तुत की गई। वहाँ नाउ एंड नेवर शीर्षक से प्रकाशित एक लेख प्रकाशित हुआ, नाउ एंड नेवर। और ये जो पूरी योजना का जो स्केच था या जो मास्टरमाइंड चौधरी रहमत अली, जो अपने आप को पाकिस्तान आंदोलन का जनक कहता था,
ये नाउ एंड नेवर की मुख्य विचारधारा यह थी कि हिंदू मुस्लिम विभिन्नता मूलभूत कारणों से जुड़ी हुई है, और यदि गोल मेज सम्मेलन में जो कुछ डिस्कस हुआ और वो वहाँ से जो निष्कर्ष निकला और वह संघीय संविधान पारित हो गया, तो केंद्र में हिंदू बहुमत के कारण मुसलमान का भविष्य निश्चित हो जाएगा। मुस्लिम बहुल पश्चिम के प्रांतों को, जिनमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमोत्तर प्रांत, कश्मीर आते थे, इनको मिलाकर एक स्वतंत्र संघ राज्य की स्थापना करना रहमत अली की पाकिस्तान योजना का मुख्य आधार था। परंतु विद्यार्थियों, रहमत अली के विचारों को उस समय की परिस्थितियों में कोई अधिक नोटिस नहीं किया गया। लेकिन रहमत अली का यह कहना कि हिंदू बहुमत के कारण इस्लाम का भविष्य निश्चित हो जाएगा, यह ठीक नहीं प्रतीत होता है। विद्यार्थियों, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, आपने प्राचीन भारत का इतिहास भी पढ़ा है, मध्यकालीन भारत का इतिहास भी पढ़ा है। प्राचीन भारत के इतिहास में आप पढ़ते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का यदि समय आप देखें, तो उस समय इस देश में दो नए विचारधाराओं का उदय हुआ, दो नए धर्म अस्तित्व में आए। एक महात्मा गौतम बुद्ध ने चलाया बौद्ध धर्म, दूसरा जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, उनके कारण जैन धर्म का एक स्पेस वहाँ पे मिला और उन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया। मैं विद्यार्थियों आपसे यह बात आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि यदि हिंदू सह अस्तित्व की भावना के विचार का नहीं होता, यदि हिंदू दूसरे के मत को अस्वीकार करने वाला संस्कार हिंदू का होता, तो बौद्ध और जैन धर्म जब यहाँ फल रहे थे, पुष्पित हो रहे थे और विस्तार पा रहे थे, उस समय जो वैदिक सनातन धर्म है वो बहुत ताकतवर था। तो उस वैदिक सनातन के लोग, उसके रहनुमा, उसको लीड करने वाले लोग, विद्यार्थियों, यदि उस समय चाहते तो गौतम बुद्ध को भी समाप्त कर सकते थे, महावीर स्वामी को भी समाप्त कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। कभी नहीं हुआ कि हिंदू प्राचीन काल की बात कि हिंदू धर्म ने किसी को इस आधार पर खारिज कर दिया हो या इस आधार पर किसी का खून कर दिया हो, कत्ल कर दिया हो। ऐसा इस देश में पढ़ने को नहीं मिलता है। जो भी यहाँ पर आया, सबको हिंदुओं ने स्वीकार किया, सबको गले लगाया, और इसीलिए तो विदेश से लोग आकर के यहाँ बस गए। यहाँ लोग आते गए, बसते, और एक यहाँ मिक्स कल्चर बना। कितना हम पढ़ते हैं बचपन से, अनेकता में एकता। ये अनेकता में एकता आज जो हम पढ़ रहे हैं, वो प्राचीन काल से हमारे डीएनए में चली आ रही है। तो हिंदू कभी भी, इतिहास का विद्यार्थी जानता है, मैं प्राचीन काल की बात कर रहा हूँ, जब विद्यार्थियों, जब यहाँ हिंदू बहुसंख्यक समाज का उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, तो किसी ने किसी के खिलाफ फतवा जारी नहीं किया, किसी ने किसी को समाप्त नहीं किया। सबको आगे बढ़ने का अवसर इस देश में मिलता आया है। वर्ण व्यवस्था की बात है, वो एक अलग समय, अलग संदर्भ में, वो उस पर भी विद्यार्थियों हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो इकबाल और चौधरी रहमत अली का जो
एक जो इन्होंने जो अपनी रहमत अली ने अपनी पुस्तक नाउ एंड नेवर में जो लिखा और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हिंदू बहुमत के कारण इस्लाम का भविष्य अनिश्चित हो जाएगा, इस बात से विद्यार्थियों सिद्धांततः जो प्राचीन भारत को जिसने पढ़ा है वो इससे सहमत नहीं हो सकता है। यह ठीक है कि 20वीं शताब्दी में 1915 में हिंदू महासभा का जन्म होता है, 1927 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म होता है, लेकिन उससे पहले 20वीं शताब्दी से पहले कहीं हिंदुओं में कट्टरपन दृष्टिगत नहीं होता है। हिंदुओं में किसी ने ये नारा नहीं दिया, किसी नेता ने ये नारा नहीं दिया कि विदेशियों को यहाँ से चले जाना चाहिए, जबकि यहाँ एक हिंदू मुस्लिम समन्वय अकबर के ज़माने से एक नए प्रकार का माहौल बन गया था। अकबर एक बुद्धिमान शासक, एक दूरदर्शी शासक, और उसने जो एक नवीन पहल प्रारंभ की अकबर ने, जिसके कारण अकबर महान कहलाने के योग्य है, हिंदू मुस्लिम दोनों को एक साथ वो लेकर के चले, और यही इस देश के लिए एक अनुकूल योजना थी जो कि अकबर की योजना थी। तो पाकिस्तानी जो योजना है, चौधरी रहमत अली की योजना, वो ठीक है उन्होंने दी, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि उस समय की जो परिस्थितियां थीं उसके हिसाब से इसको एक अपरिपक्व मस्तिष्क की उपज माना गया। विद्यार्थियों, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का मुस्लिम लीग ने स्वागत किया, परंतु इसके संघीय भाग का विरोध किया। 1937 के चुनावों के पूर्व संगठन की दृष्टि से मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि पंजाब और बंगाल, जो कि दोनों मुस्लिम बहुल वाले प्रांत थे, मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा थी, लेकिन लीग जो है मुस्लिम लीग की वहाँ पर कोई ग्राउंड नहीं था मुस्लिम लीग का। वहाँ जैसे पंजाब है, पंजाब में धनी जमींदारों की पार्टी जो थी यूनियनिस्ट बड़ी शक्तिशाली थी, जिसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे। 1937 के चुनावों में पंजाब विधानसभा में मुस्लिम लीग को केवल 2 स्थान मिले थे, और विद्यार्थियों यदि संपूर्ण ब्रिटिश भारत की बात करें तो कुल जो मुसलमान थे वो थे उस समय ब्रिटिश भारत में, रियासतों की रजवाड़ों की बात नहीं है, ब्रिटिश भारत में 73,19,445 मुसलमान थे, और इसमें से केवल मुस्लिम लीग को जो मत मिले वो केवल 3,21,772 थे, यानी कि कुल मुसलमानों के 4.6% मत मुस्लिम लीग को मिले। इस बीच उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुसलमानों के साथ जनसंपर्क का कार्यक्रम प्रारंभ किया और गरीबी हटाने के समाजवादी कार्यक्रम में आह्वान किया और एक सहयोग की उनसे अपील की, और एक प्लान समाजवादी तरीके का उनके पास में था। उनके इस प्रयास से कुछ मुस्लिम नेताओं को समस्या होती है। इकबाल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस कार्य को मुसलमानों की सांप्रदायिक एकता समाप्त करने की योजना बताया, और उन्हीं की मध्यस्थता से जिन्ना सिकंदर समझौता हुआ, जिसके अनुसार पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग के भी सदस्य बने। इसके तुरंत बाद बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व में, सिंध में
सादुल्ला खां के नेतृत्व में इन विधान सभाओं के मुस्लिम सदस्यों ने मुस्लिम लीग की सदस्यता स्वीकार कर ली। मुस्लिम लीग की बढ़ती हुई प्रमुखता और महत्व को इस काल के पत्र व्यवहारों में स्वयं प्रमुख कांग्रेसी नेताओं ने स्वीकार किया है, जिसमें महात्मा गांधी भी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी है और सुभाष चंद्र बोस भी है। विद्यार्थियों, इस दौरान यूपी के मंत्रिमंडल के निर्माण संबंधी एक विवाद हुआ 1937 के चुनाव के बाद। चुनाव से पहले प्रकाशित घोषणा पत्रों में भूमि सुधार, औद्योगिक सुधार, भूमि जो कर है वो घटाने की बात, श्रम आंदोलन संबंधी नीति तथा 1935 के संविधान से असंतोष आदि ऐसे विषय थे जिन पर लीग और कांग्रेस के दृष्टिकोणों में पर्याप्त समानता थी। स्वयं नेहरू द्वारा जिन्ना को लिखे एक पत्र में यह हमें पढ़ने को मिलता है कि न केवल आधारभूत मसलों पर बल्कि उनके विस्तृत रूप पर भी लीग और कांग्रेस में पर्याप्त एकरूपता थी। इन परिस्थितियों में यह सर्वमान्य भावना थी कि चुनावों के बाद यूपी के मंत्रिमंडल में लीग के 2 सदस्य सम्मिलित किए जाएंगे। जुलाई 1937 में जब कांग्रेस दल को मंत्रिमंडल बनाने का अवसर मिला तो मौलाना आजाद ने यूपी में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष चौधरी खलीक उज़्मा को कुछ शर्तों के साथ मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा। इसमें मुस्लिम लीग को एक दल के रूप में समाप्त करने, उसके सदस्यों को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाने, मुस्लिम लीग पार्लियामेंट्री पार्टी को समाप्त किए जाने और कांग्रेस द्वारा भविष्य में त्याग पत्र दिए जाने की स्थिति में लीग के सदस्यों के द्वारा भी वैसा ही किए जाने आदि कुछ बातें उस पत्र में थी। यद्यपि ये शर्तें ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के नियमों और परंपराओं के अनुरूप थी, परंतु इनको स्वीकार करना मुस्लिम लीग के अस्तित्व के लिए अपने ही मृत्यु वारंट पर हस्ताक्षर करने के समान था। और विद्यार्थियों, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जिन्ना ने और यूपी में जो मुस्लिम लीग का जो अध्यक्ष चौधरी खलीक उज़्मा ने इन शर्तों को अस्वीकार कर दिया। वस्तुतः मूल समस्या 1935 के अधिनियम के अधीन प्रांतों में सत्ता के उपभोग में हिस्सेदारी की थी, पर अविश्वास की वृद्धि के साथ सतही रूप में गौण लगने वाले प्रश्न भी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए। ऐसे कुछ मसलों में कांग्रेस के द्वारा झंडा फहराया जाना, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में गाया जाना और उर्दू के स्थान पर हिंदी का प्रयोग आदि का मुस्लिम लीग के द्वारा विरोध था। इन विवादों का आधार धार्मिक और सांस्कृतिक था, परंतु शीघ्र ही सांप्रदायिक वैमनस्य की वृद्धि के साथ इनका स्वरूप राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में परिवर्तित हो गया। जिन्ना ने इस अवसर का उपयोग अपने नेतृत्व और मुस्लिम लीग की लोकप्रियता बढ़ाने में किया। एक अनुमान के अनुसार 1927 में मुस्लिम लीग की सदस्य संख्या केवल 1330 थी और 10 साल में यानी कि लगभग 1937 और 1938 में वह 1 लाख हो गई।
और विद्यार्थियों 1944 में यह संख्या 20 लाख बताई जाती है। जिन्ना मुस्लिम लीग को समस्त भारत के मुस्लिम हितों की एकमात्र प्रवक्ता के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए कृत संकल्प था। इसके विपरीत कांग्रेस उसके इस दावे को स्वीकार करना अपनी राष्ट्रीयता और धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों में बाधक मानती थी। कांग्रेस के शीर्ष नेता जिन्ना के नेतृत्व और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि स्वरूप को अनुचित मानते थे। विशेषकर नेहरू लीग को देश के लिए एक सांप्रदायिक संगठन मानते थे। सैद्धांतिक आधार पर यह मत उचित हो सकता था विद्यार्थियों, परंतु यथार्थ राजनीति में लीग इसे सत्ता में हिस्सा न देने का बहाना मानती थी। लीग का कहना था कि नेहरू ऐसा करके लीग को सत्ता में जो उनको जहां भी विधान सभाओं में हैं उनको स्थान नहीं देना चाहता, ये ऐसा लीग मानती थी। कांग्रेस में केवल सुभाष चंद्र बोस ही जिन्ना के प्रति सहृदयता की भाषा का प्रयोग करते थे, परंतु साधारण कांग्रेसियों पर सुभाष का प्रभाव महात्मा गांधी और नेहरू की तुलना में कम था। शेष अगले व्याख्यान में विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।